बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम मोहम्मद वजाहत नज़ीर है। तो आपके साथ पहले जो है फर्स्ट जियोग्राफी का फर्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक है यूनिवर्स, उसका जो है पहला लेक्चर शेयर किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है पार्ट 2 वो समझने की कोशिश करेंगे। इसका मैंने टेस्ट भी आपको दे दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, दो फोर्सेस आ जाती हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ नेबुला ड्यू टू विच लाइटर गैसेस कम इनसाइड एंड हैवियर गैसेस गो आउटसाइड। इसका कहने का मतलब है कि जब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल जो है वो बाहर की तरफ धकेलती है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अंदर की तरफ लाती है। और सेंट्रीपिटल की वजह से जो हल्की चीज़ें हैं वो अंदर रह जाती हैं, जबकि भारी चीज़ें जो हैं वो बाहर की तरफ निकल जाती हैं। तो हमारे पास अंदर हल्की दो चीज़ें थी। हमने पढ़ा था कि फर्स्ट लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन है, सेकंड लाइटेस्ट गैस हीलियम है। यहाँ पर और हाइड्रोजन, अगर दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलते हैं तो उससे क्या क्रिएट होता है, एक हीलियम क्रिएट होती है। तो सेकंड हमारे पास इसकी एनर्जी क्रिएट हो जाती है। उसके बाद हमने इसमें यह है कि एक रिएक्शन होता है, उसका नाम बताना है रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें दो न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं और लार्ज जो है वो मिकदार में हमारे पास एनर्जी खारिज होती है। तो वो थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है जो कि सन की सरफेस के ऊपर होता है। आगे हमारे पास एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। जो एनर्जी जो है वो हमारे पास सूरज से रोशनी निकलती है, रोशनी जो होती है वो एनर्जी होती है। एनर्जी जो है वो पैकेट की फॉर्म में होते हैं और इन पैकेट का नाम जो हमारे पास फोटोन है। आगे लिखा भी हुआ है द फोटोन्स आर द पैकेट ऑफ लाइट दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, यानी कि फोटोन जो है वो पैकेट है ऑफ लाइट है जो कि खुद अपनी रोशनी रखते हैं। हिंस स्टार आर फॉर्म, स्टार पैदा हो जाते हैं। मतलब कि सबसे पहले नेबुला हुआ, नेबुला में जो है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अमल की, उसकी वजह से हैवी चीज़ें बाहर की तरफ निकल गई जो प्लेनेट बन गए या एस्ट्रॉयड बेल्ट या एस्टेरॉयड बन गए। और बाकी जो हल्की चीज़ अंदर रह गई उसकी वजह से जो रोशनी क्रिएट होगी, और जो चीज़ रोशनी क्रिएट कर लेती है वो स्टार कहलाती है। तो इस तरह हमारा स्टार जो है वजूद में आ गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टार। हमारे पास जो स्टार की टू टाइप्स हैं, एक एवरेज स्टार और दूसरा मैसिव स्टार। और जो हमारा सन है, हमारा स्टार सन है और इसको हम एवरेज स्टार कहते हैं। और जो सन की या स्टार की आउटर सरफेस है, आउटर लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड कोरोना। कोरोना कहते हैं, आप कोरोना वायरस से भी इसे याद रख सकते हैं। डीपेस्ट पार्ट ऑफ सन इज फोटोस्फेयर। लेकिन इसमें जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू दो हैं। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो है डीपेस्ट पार्ट जिसे हम देख नहीं सकते वो तो कोर है, लेकिन सन का वो डीपेस्ट पार्ट जिसको देखा जा सकता है वो कोरोना कहला सॉरी फोटोस्फीयर कहलाती है। और हमारे स्टार के साथ जो नियरेस्ट स्टार है उसको हम प्रोक्सिमा प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। आगे हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्रोक्सिमा सेंचुरी 4.26 लाइट ईयर, जो है 4.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। मैंने पिछले टॉपिक में आपको लाइट ईयर के बारे में भी बता दिया था। आगे हमारे पास आ जाता है एडवन हबल, जिसके जो इंट्रो मैंने पहले लेक्चर में दिया था। एडवन हबल पोस्टेड अ थ्योरी, जो है पोस्टुलेटेड अ थ्योरी, इसने जो है वो थ्योरी दी। यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, जो हमारी कायनात है वो फैल रही है। एडवन हबल जो है इसने थ्योरी ये दी कि हमारी जो कायनात है वो फैल रही है। इन 1929 1929 में जो है इसने कहा द स्टेट्स दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एंड मूविंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। इसने कहा कि हमारी जो यूनिवर्स है वो फैल रही है और हर चीज़ एक दूसरे से दूर ही जा रही है। एडवन हबल वाज अमेरिकन साइंटिस्ट, और हमारे पास जो एडवन हबल था वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट था। ही इन्वेंटेड अ हबल टेलीस्कोप, जो कि हमारे जो उसका जो नासा स्पेस एजेंसी है उसमें यूज होती है। हबल यूज्ड अ लाइट स्पेक्ट्रम टू postulate his theory। उसने हबल टेलीस्कोप की इस थ्योरी को postulate करने में। ही saw colors of different wavelength। इसने मुख्तलिफ जो है वेवलेंथ के कलर देखे। मैं आपको इसका जो है ना वो एक से जो है वो स्टोरी की शक्ल में एडवन हबल के बारे में बता देता हूँ। वो जो एडवन हबल है वो 1929 में अमेरिका में
जो है वो अमेरिका का रिहायशी था और ये अमेरिका का साइंटिस्ट था। इसने जो है यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग थ्योरी दी और इसने कहा कि जो यूनिवर्स है वो फैल रही है, दूर जा रही है, और इसने बल्ब टेलीस्कोप के जरिए इस चीज़ को देखा। फिर इसने जो है वो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का भी नज़रिया के बारे में भी बताया और इसने हमारे पास जो है वो जो है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी बनाया। हम देख लेते हैं कि विबग्योर के मुताबिक मतलब कि वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हमारे अल्फ़ाबेट में एफ पहले आता है तो मतलब कि ऊपर से जो फ्रीक्वेंसी हाई है और नीचे से कम होती जा रही है। लेकिन अगर वेवलेंथ बाद में आता है तो ये जो नीचे से वेवलेंथ ज़्यादा हो ऊपर कम हो जाती है। उम्मीद करता हूँ इसका आप समझ आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं ही saw red colors in abundance, that why he stated universe is expanding because red color has maximum wavelength and it can be seen over large distance। इसने कहा था कि इसने जो है ना रेड कलर देखा और रेड कलर ने इससे इसने अंदाज़ा लगाया कि रेड कलर को हम दूर से देख देख सकते हैं। और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मिसाल के तौर पर हमारा सन है, जब सुबह निकलता है तो इसका कलर रेड नहीं होता, लेकिन जब ये गरूब होने लगता है तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिवर्स जो है वो भी एक्सपेंड कर रही है। आगे सोलर सिस्टम, इसके तरह ना वो हमारे पास जो है वो स्टार भी क्रिएट हो गया। तमाम चीज़ें पढ़ ली हमने, मतलब कि किस तरह जो कायनात वजूद में है, बिग बैंग कैसे हुआ, स्टार कैसे हुआ, और फिर 13.8 बिलियन से लेकर आगे हमने 4.6 बिलियन ईयर तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हमारा सोलर सिस्टम किस तरह जो है ना वजूद में आया। Our solar system included a sun was created a 4.6 billion year ago। 4.6 बिलियन ईयर पहले हमारा जो है ना वो सोलर सिस्टम जो है वजूद में आया। हाइड्रोजन इज लाइक अ फ्यूल ऑफ स्टार, और जो है हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो फ्यूल है स्टार का। जब हाइड्रोजन खत्म होने लगती है तो हमारा जो स्टार है वो भी खत्म हो जाता है और फिर जो है वो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार की शक्ल में इख्तियार, जो है न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर मतलब एवरेज हो तो जो है डार्क स्टार मतलब के वाइट डार्क स्टार बन जाता है। अगर जो है वो मैसिव हो तो वो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार, अगर न्यूट्रॉन क्रिएट कर ले तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। आगे हमारे पास है कि इफ अ स्टार लूजेस हाइड्रोजन कॉन्टिन्यूसली एंड दैट विल बिकम, मतलब कि अगर वो कॉन्टिन्यूस अपनी जो हाइड्रोजन लूज करता रहता है तो एट लास्ट जो है ना वो खत्म ही हो जाता है। अब ये हम देखेंगे कि हमारा जो स्टार है वो किस तरह, क्या क्या जो है इनके स्टेज आते हैं। अगर हम एवरेज स्टार की बात करते हैं यहाँ पर, तो एवरेज स्टार सबसे पहले रेड जियांट बनता है, यानी कि रेड जियांट, उसके बाद प्लानिटरी नेबुला, और उसके बाद वाइट डॉफ, यानी कि 1 2 3 स्टेप हैं इसके ख़त्म होने के। अगर मैसिव स्टार हो तो सुपर रेड जियांट, सुपर नोवा, और अगर वो न्यूट्रॉन क्रिएट नहीं कर सकता तो वो ब्लैक होल बन जाता है। अगर वो न्यूट्रॉन क्रिएट कर लेता है तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। आगे हम बात करते हैं सुपरनोवा बिकम्स अ न्यूट्रॉन स्टार इफ इट गेन्स अ न्यूट्रॉन, अदरवाइज इट विल बिकम अ ब्लैक होल। यही मैंने बताया कि अगर सुपरनोवा अपने अंदर न्यूट्रॉन क्रिएट कर लेता है तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, अगर नहीं क्रिएट करता तो वो ब्लैक होल बन जाता है। और ब्लैक होल इज अ हाइपोथेटिकल रीजन इन अ स्पेस, और ये स्पेस में एक हाइपोथेटिकल रीजन है। और ब्लैक होल के सेंटर को होराइजन कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आगे लिखा हुआ है, ब्लैक होल इज अ hypothetical region in space that has very high gravity। इसकी बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, इसकी इतनी इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है कि ये अपने ऊपर से लाइट को भी नहीं गुजरने देता, ये लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है। अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडी एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। सेलेस्टियल बॉडी वो होता है जो कंबाइन फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी है, हमारा जिस्म है, तो ये एक बॉडी है क्योंकि इसमें तमाम हमारे पार्ट जो बॉडी के हैं वो जुड़े हुए हैं। लेकिन जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है इन पार्ट्स होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी के साथ हमारा जो बाजू है वो, हमारी जो टांग है वो, इस तरह जो है ना हमारा यार हमारा यानी कि आउटर पार्ट फिट वगैरह जो है ना वो हमारे जो है वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। और बॉडी जो होता है कंबाइन फॉर्म में होती है, जबकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो अलग अलग फॉर्म में हमारे पास होता है। ये आगे एग्जांपल है, अर्थ, स्टार, कॉमेट्स,
जबकि गैलेक्सी और जो है गैलेक्सी की बात करें तो गैलेक्सी में हमारे पास अर्थ, हमारे पास प्लेनेट है, स्टार स्टार होता है, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। जबकि मिट्योर्स में कोमेट्स वगैरह, मेट्रॉइड मेट्रॉइड जो भी चीज़ें हैं वो तमाम आ जाती हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। और जो सेलेस्टियल बॉडी की जो स्टडी है इसको एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। देयर आर टू टू कंसेप्ट अबाउट आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के मतलब दो कंसेप्ट हैं, एक जियोसेंट्रिक और एक हेलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक का मतलब है कि हमारा जो ज़मीन है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। जबकि जियोसेंट्रिक का हेलियोसेंट्रिक का मतलब है कि हमारा जो सन है वो सोलर सिस्टम का सेंटर है। और इस वक्त एप्लीकेबल जो है वो हेलियोसेंट्रिक ही है। नीचे लिखा भी हुआ है, जियोसेंट्रिक कंसेप्ट विल बी गिवन बाय Ptolemy, ठीक है, in 70 AD. Geocentric concept states that Earth is the center of our solar system. और जो है वो कॉपरनिकस जो था उसने प्रूव्ड जियोसेंट्रिक कंसेप्ट रॉन्ग। इसने जो है वो हमारा जो जियोसेंट्रिक कंसेप्ट इसको गलत साबित किया। इसने कहा कि हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट स्टेट दैट द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये जो सन है ये हमारा सोलर सिस्टम का जो है वो सेंटर है। और ये किसने कहा, ये कॉपरनिकस ने कहा। और कॉपरनिकस जो है वो बिलोंग करता था पोलैंड से। और ये जो कॉपरनिकस 1473 से 1543 तक रहा। हु प्रूव्ड जो है वो कॉपरनिकस ट्रू। जो है कॉपरनिकस को किसने सही कहा, वो गैलीलियो था, गैलीलियो गैलीली। ये जो है ना ये था गैलीलियो इन्वेंटेड आ फर्स्ट टेलीस्कोप। इसने फर्स्ट टेलीस्कोप इजाद की। गैलीलियो बिलोंग्स टू इटली, इटली से ताल्लुक था। गैलीलियो जो है वो 1564 से लेकर 1642 तक जो है वो इसकी लाइफ रही। उसके बाद हमारे पास जो है वो गैलीलियो वाज फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर अ ग्रेविटी। ये फर्स्ट आदमी था जिसने ग्रेविटी को डिस्कवर किया। He gives a law of free falling bodies by dropping a few objects from जो है वो लीनिंग टावर ऑफ पिसा। इसने जो है वो लॉ ऑफ फ्री फॉलिंग ऑफ ग्रेव बॉडी जो है वो पेश किया। और किस तरह पेश किया, इसने जो है ना वो जो लीनिंग टावर ऑफ पिसा है उसकी चीज़ों को गिरा कर इसको साबित किया। लीनिंग टावर पिसा जो है वो हमारे पास इटली में मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करें, इंशाल्लाह उसको लाजमी तौर पर जवाब दिया जाएगा। तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरा जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। और जिन्होंने नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि इसे काइंडली कर लें ताकि तमाम वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो इंशाल्लाह कल इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं मिलूंगा इंशाल्लाह। ओके, तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।